नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में भाग नंबर 2 में। और इससे पहले हमने धान पे वीडियो बनाया था जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको डेली यानी कि 20 महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज ट्यूशन मिलते हैं जो कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा के लिए आपके बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मक्का से संबंधित। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु चाहिए। पहला ऑप्शन है उष्ण व आर्द्र जलवायु, बी नंबर ऑप्शन है उपोष्ण एवं शुष्क जलवायु, सी नंबर ऑप्शन है शीतोष्ण एवं आर्द्र जलवायु और डी नंबर है कोई नहीं। तो मक्का की फसल की बात करें तो मक्का की फसल के लिए जो जलवायु चाहिए वो कौन सी जलवायु चाहिए? उष्ण व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मक्का के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होने चाहिए। मक्का का बोटनिकल नाम आप सभी को पता है क्या होता है? जिया मेज होता है। मक्का की बात करें तो इसे वंडर क्रॉप भी यानी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो इस कारण मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात करें तो मक्का को क्या है, फसलों की ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिया मेज इवर्टा निम्न में से कौन सी मक्का है? यानी जिया में जो इवर्टा होती है वो कौन सी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है स्वीट कॉर्न, बी नंबर ऑप्शन है पॉपकॉर्न, सी नंबर है वैक्सी कॉर्न और डी नंबर है सॉफ्ट कॉर्न। तो अगर बात करें जिया मेज इवर्टा है वो कौन सा होता है? पॉपकॉर्न होता है। कौन सा होता है? पॉपकॉर्न होता है। तो ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मक्का की खेती करने के लिए उपयुक्त पीएच मान, यानी कि मक्का की खेती करने के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या चाहिए? पहला ऑप्शन है 3.5 से 4.0, बी नंबर ऑप्शन है 4.0 से 6.5, सी नंबर ऑप्शन है 6.0 से 8.5 और डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो 8.5 से 9.5। तो अगर मक्का की खेती की बात करें तो इसके लिए पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.0 से 8.5, यानी 6 से लेकर 8.5 तक इसके लिए पीएच आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी कॉर्न मक्का की बीज दर है वो रखी जाती है, यानी कि बेबी कॉर्न मक्का होता है उसकी बीज दर क्या रखी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है 22 से 25 किलोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम, सी नंबर ऑप्शन है 18 से 20 किलोग्राम और डी नंबर ऑप्शन है 40 से 50 किलोग्राम। ये ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर बात करें बेबी कॉर्न मक्का होती है उसकी बीज दर रखी जाती है वो कितनी होती है? 22 से 25 किलोग्राम। याद रखना, बेबी कॉर्न मक्का की बीज दर कितनी रखी जाती है? 22 से 25 किलोग्राम। हम मक्का की जो अन्य बीज दर है उनकी भी बात कर लेते हैं। जो मक्का की संकर किस्में होती है उनकी बीज दर कितनी रखी जाती है? 20 से 25 किलोग्राम। संकुल मक्का की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम। अगर मक्का को हम चारे के लिए लगाते हैं तो 40 से 50 किलोग्राम। ये सीड रेट भी आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि संकर किस्मों या हाइब्रिड किस्मों की बीज दर 20 से 25, संकुल किस्मों की 18 से 20 और चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम रखी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मक्का में सफ़ेद कली का यानी वाइट बड जो रोग होता है, एक दही जो पोषक तत्वों की कमी से होता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है ए नंबर आयरन, बी नंबर जिंक, सी नंबर तांबा और डी नंबर मैग्नीज। तो यानी कि मक्का के अंदर जो वाइट बड यानी सफेद कली का रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। और इसको दूर करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए। कितना? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस फसल के लिए सबसे पहले संकर किस्में विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है ज्वार, बी नंबर है कपास, सी नंबर है मक्का और डी नंबर है बाजरा। तो यानी कि सबसे पहले जो यानी संकर किस्में विकसित की गई थी वो किसकी की गई थी? मक्का की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसीएफ के एग्जाम में। तो मक्का की सबसे पहले संकर किस्में विकसित की गई थी। अगर बात करें यहाँ पर ज्वार की जो प्रथम संकर किस्म है उसका नाम है CH1। कपास की अगर बात करें, कपास की संकर किस्म है वो 1970 के अंदर यानी कि सी पटेल ने विकसित किया था कपास की संकर किस्म को, सी पटेल ने। मक्का की अगर बात करें तो मक्का की संकर किस्मों की अगर बात करें तो पहली किस्म है गंगा 1। वहीं अगर बात करें बाजरा की तो इसकी प्रथम किस्म है वो कौन सी है? HV1। ठीक है। अच्छा, कपास की आपको संकर किस्म बताई नहीं है तो यानी कि HP4, ये यानी कि कपास की हाइब्रिड किस्म है। तो यानी कि आपको याद रखना है ज्वार की अगर बात करें CH1 है, कपास की अगर बात करें H4 है। ठीक है।
मक्का की बात करें तो गंगा 1 है, और बाजरा की अगर बात करें तो HV1 है। ये हाइब्रिड किस्में हैं और सबसे पहले किसकी की गई थी? मक्का की किस्में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर में मक्का के लगभग कितने पौधे लगते हैं? अगर 1 हेक्टेयर में मक्का को हम लगाएं तो लगभग कितने पौधे आते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 25,000, बी नंबर है 33,000, सी नंबर है 66,000 और डी नंबर है 1,00,000। तो अगर मक्का की 1 हेक्टेयर में अपने पौधे लगाते हैं तो लगभग यानी कि 66,000 पौधे लगते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने, पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा के एग्जाम में। नेक्स्ट है, मक्का के अंदर R/P रखी जाती है, यानी कि पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी है वो सामान्यतः क्या रखी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है 45 से 60 इंटू 20 से 25, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो 45 से 60 और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25। बी नंबर ऑप्शन की बात करें 20 से 25 इंटू 30 से 35 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। डी नंबर 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 45 से 60, यानी कि पंक्ति से पंक्ति दूर रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया है। OPEC2 जीन का संबंध किस फसल से है? पहला ऑप्शन है धान, बी नंबर है मक्का, सी नंबर है ज्वार और डी नंबर है गेहूं। तो यानी कि OPEC2 जीन का संबंध है वो किससे है? मक्का से। ठीक है। धान की बात करें तो इससे धान से संबंधित जीन होता है जिसका नाम होता है DGO जीन। DGO जीन इसका नाम है। ज्वार की बात करें तो इससे संबंधित है काफिर। गेहूं की बात करें तो नोरिन। तो ये कुछ जीन हैं जो इनके लिए है। धान, ज्वार और गेहूं के लिए जो मैंने जीन बताए ये इनमें बोनेपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। धान के अंदर DGO जीन होता है, बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ज्वार के अंदर काफिर होता है, वो भी बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। और गेहूं के अंदर जो नोरिन होता है वो भी बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु अगर बात करें मक्का के अंदर क्या है, ये लाइसिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। वो कौन करते हैं? OPEC2 जीन। ठीक है, ये बोनेपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मक्का की फसल में तना छेदक किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। मक्का की फसल में जो तना छेदक होता है वो किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है? ए नंबर है प्रारंभिक अवस्था, बी नंबर है पुष्पन अवस्था, सी नंबर है परिपक्व अवस्था और डी नंबर है सभी। तो यानी कि मक्का के अंदर और ज्वार के अंदर जो तना छेदक होता है वो प्रारंभिक अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। कृषि पर्यवेक्षक में पूछा गया था ज्वार के अंदर जो तना छेदक होता है वो कौन सी अवस्था में नुकसान पहुंचाता है? तो प्रारंभिक अवस्था में। तो मक्का के अंदर जो तना छेदक होता है और ज्वार के अंदर जो तना छेदक होता है वो प्रारंभिक अवस्था के अंदर क्या है? पौधे को नुकसान पहुंचाता है। हमारा एक मानसून ऑफर चल रहा है। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो और नोट्स मंगवाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। आपको ये मात्र 999 रुपये में, जिसके अंदर डिलीवरी चार्ज है वो अलग से नहीं लिया जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हो। नंबर आपको मैं बता देता हूँ। नंबर ये है 84,408 11,208 या 96,496 96,321। कोई से नंबर पर संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन के सामने। मक्का की कौन सी किस्मों में लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है? यानी कि निम्न में से कौन सी किस्में है जिसमें लाइसिन की मात्रा अधिक पाई जाती है? ए नंबर प्रोटीना, बी नंबर शक्ति, सी नंबर रत्ना और डी नंबर उपरोक्त सभी। आपको पता होना चाहिए कि जो यानी कि मक्का होता है उसमें लाइसिन की मात्रा कम पाई जाती है सामान्यतः, परंतु कुछ किस्में विकसित की गई है जिनमें लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। और ये तीनों ही किस्में प्रोटीना, शक्ति और रत्ना, इन सभी के अंदर क्या लाइसिन की मात्रा होती है अन्य किस्मों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रोटीना, शक्ति और रत्ना याद रखना अधिक लाइसिन की मात्रा वाली मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मक्का की फसल के लिए अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान, यानी कि मक्का की फसल को अंकुरण करने के लिए उपयुक्त तापमान है कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस पहला ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है 31 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर है 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बात करें मक्का के अंदर जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए तापमान चाहिए वो कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और मक्का के लिए आदर्श तापमान पूछे तो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और मक्का की सबसे अच्छी वृद्धि होती है वो कितने डिग्री तापमान पे होती है? 31 डिग्री पर। तो ये याद रखना है। अंकुरण होता है 21 डिग्री सेल्सियस पर। आदर्श तापमान पूछे तो कितना होता है? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें मक्का के सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है वो कौन से तापमान पर होती है? 31 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने। निम्न में से कौन सी किस्म सफ़ेद मक्का की नहीं है? यानी कि 4 किस्में, इनमें से कौन सी सफ़ेद मक्का की नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है गंगा फर्स्ट, बी नंबर ऑप्शन है गंगा 4, सी नंबर है हाई स्टार्च और डी नंबर ऑप्शन है VL54। तो अगर बात करें दोस्तों मक्का की जो सफ़ेद मक्का की किस्म नहीं है वो कौन सी है? गंगा 1 नहीं है,
बाकी ये तीनों किस्में सफ़ेद मक्का की है। याद रखना, गंगा 4 हाई स्टार्च और VL54 ये यानी कि वाइट मेज की किस्में हैं। गंगा फर्स्ट के बारे में याद रखना, प्रथम हाइब्रिड किस्म है मक्का की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्न में से मक्का की संकुल किस्म है। पहला ऑप्शन है रणजीत, बी नंबर ऑप्शन है नवजोत, सी नंबर है गंगावन और डी नंबर है ए और बी दोनों। तो मक्का की संकुल किस्म कौन सी है? तो इसमें याद रखना नवजोत। नवजोत है वो क्या है? एक संकुल किस्म है, और बाकी तीनों है वो क्या है? दो है रणजीत और गंगावन है वो क्या है? संकर किस्में हैं। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी मक्का राजस्थान में कौन से जिले में बोया जाता है? यानी कि रबी मुख्य रूप से आपको पता है मक्का की फसल होती है वो खरीफ ऋतु की होती है, पर राजस्थान के कौन से जिले में मुख्य रूप से इसकी क्या रबी सीजन में बोया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नंबर हनुमानगढ़, सी नंबर बांसवाड़ा और डी नंबर कोटा। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर, इन दो जिलों के अंदर मुख्य रूप से क्या है? रबी के अंदर क्या है? मक्का को उगाया जाता है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर बिहार राज्य में भी रबी ऋतु के अंदर उगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मक्का में बीज की गहराई रखनी चाहिए, यानी कि मक्का के अंदर बीज की गहराई है अगर वो कितनी रखी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है 2 से 3 सेंटीमीटर, बी नंबर 5 से 6 सेंटीमीटर, सी नंबर 8 से 10 सेंटीमीटर और डी नंबर 10 से 15 सेंटीमीटर। तो मक्का के अंदर बीज की गहराई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कितनी रखनी चाहिए? 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और चने के अंदर याद रखना, चने के अंदर कितने रखते हैं? 8 से 10 सेंटीमीटर। मक्का में 5 से 6 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से गलत सुमेलित है, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसका संबंध सही नहीं है? जियामेज इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न सही है, जियामेज इंडेंटाटा डेंट कॉर्न भी कहते हैं इसे, सही है, जियामेज सेकेराटा स्वीट कॉर्न, यानी कि ये सारे सही है। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे सही सम्मिलित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18 नंबर, मुख्यतः मक्का में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? यानी कि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? ए एट्राजिन, बी एलाक्लोर, एकाक्लोर लिखा हुआ है, एलाक्लोर है, सी नंबर सीमाजिन और डी नंबर कोई नहीं। तो मक्का में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? सीमाजिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी मक्का की संकर किस्म नहीं है? इनमें से कौन सी है जो संकर किस्म है? विक्रम की बात करें संकुल किस्म है, अंबर की बात करें ये भी संकुल है, और किसान की बात करें तीनों ही संकुल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी संगम है वो कैसी है? हाइब्रिड किस्म है मक्का की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, मक्का में किस क्रांतिक अवस्था से पहले उर्वरक उपयोग पूर्ण करने लाना चाहिए? यानी कि कौन सी अवस्था है जिसके आने से पहले पहले हमें जो उर्वरक देना हो वो दे देना चाहिए? पहला है टेस्लिंग, बी नंबर है सिल्किंग, सी नंबर है परिपक्व अवस्था और डी नंबर है नी हाई स्टेज, यानी कि घुटनों तक अगर क्या है मक्का हो जाए तो। ठीक है, तो यानी कि जो टेस्लिंग स्टेज होती है मक्का में उस समय, यानी उससे पहले पहले क्या है उर्वरक का प्रयोग है वो पूर्ण करने लाना चाहिए। टेस्लिंग का मतलब है यानी कि जो नर पुष्प है उनका आना, और सिल्किंग का मतलब होता है मादा पुष्प का निकलना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं कल शाम को 4 बजे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।